हाय फ्रेंड्स, मैं निरंजन उपाध्याय सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि सैलाइन सॉइल के बारे में, एल्कलाइन सॉइल के बारे में, तो हम एक टॉपिक बात कर रहे थे। अब एक हमारे पास एक ही पॉइंट और बचा है। उसमें हमने पढ़ लिया था सैलाइन सॉइल, हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था लवणीय मृदा, हमने इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में जाना था, कहाँ कैसे क्या होती है, कितना वर्षा होता है, वो सारी बातों के बारे में जान लिया था। फिर हमने बात किया था क्षारीय मृदा, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जाना था, इसके कैरेक्टर के बारे में भी जाना था, कितनी वर्षा कहाँ होती है, किस प्रकार ये काली होती है, किसे, और इसको ध्यान रखेंगे। क्षारीय मृदा को हमने ये शायद एक टर्म नहीं बताया था, इसको सोडिक सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडिक सॉइल। इसको सोडिक सॉइल भी बोलते हैं। क्यों? मैं इसमें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की अधिकता होती है, मैं बताया होगा इसमें। थर्ड पॉइंट अगर हमने बात की थी, हम आज थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लवणीय क्षारीय मृदा। लवणीय क्षारीय मृदा, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। अब हम इसके देखो, दोनों शब्द आ गए, लवणीय और क्षारीय, मतलब दोनों के गुण होंगे कहीं ना कहीं। ठीक, ये मतलब एक तरह इंटरमीडिएट प्रकार का होता है। क्लियर होगी बातें? ये इंटरमीडिएट प्रकार का होता है। मैं पहली बात इसमें बताया था शायद कि इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं? इरिगेशन की क्रिया करते हैं। इसमें हमें जिप्सम और पायराइट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है लवणीय मृदा को सुधारने के लिए। लवणीय मृदा को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे? लवणीय मृदा मतलब सैलाइन सॉइल को सुधारने के लिए हम इरिगेशन करेंगे और उसके थ्रू लीच कराएंगे, जो उसमें आपके जिन तत्वों का कंसंट्रेशन हाई हो गया, लीच करा के उन तत्वों को नीचे पहुंचा देंगे। इसमें स्क्रैपिंग के द्वारा भी सुधार सकते हैं, खुरचन के भी द्वारा, खुरच के एक छोटा छोटा गड्ढा बना करके उसमें डालते रहेंगे, खुरच के मिट्टी लाए उसमें डाल के रख दिया, तब भी ये हो जाएंगे। क्लियर? क्षारीय मृदा को हम किससे सुधारेंगे? मैं बताया होगा। क्षारीय मृदा को नहीं बताया तो मैं बता भी रहे हैं। क्षारीय मृदा को हम सुधारेंगे जिप्सम और पायराइट द्वारा। जिप्सम लगभग 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर यूज करेंगे। जिप्सम कितना यूज करेंगे? 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और लगभग 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर हम यूज क्या करेंगे? पायराइट यूज करेंगे। क्लियर? जिप्सम में आप देखेंगे CaSO4 × 2H2O इसका होता है, मतलब कैल्शियम और सल्फेट दोनों है इसमें। और सल्फेट जो होता है, वो सल्फर क्या होता है? अम्लीयता की तरफ ले जाता है उसे, इसलिए से हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्लियर होगी बातें? पायराइट में भी सल्फर है, Fe2, तो सल्फर है, सल्फर अम्लीयता की तरफ उसे लेके जाएगा, क्योंकि वो पानी के साथ क्रिया करेगा तो अम्ल बनाएगा, और वो अम्ल क्या करेगा? धीरे धीरे उस जमीन को सुधारना शुरू कर देगा। क्लियर हो गई बातें? तो पायराइट के लिए 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर और जिप्सम 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर जनरली ये यूज करते हैं। बाकी क्या डिपेंड करता है, कितनी क्षारीयता आपके फील्ड की, उस पर भी ये डिपेंड कर सकता है, मात्रा। खैर, अब बात आती है लवणीय क्षारीय मृदा। लवणीय क्षारीय मृदा में इसकी ईसी होती, लिखते चलेंगे पॉइंट्स को। इसमें ईसी होता है मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। इसकी विद्युत चालकता मोर देन 4 मिलीमोल पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है? 4 मिलीमोल से अधिक होती है। दूसरा ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। पिछली वाली क्लास आप देख लेंगे तो विनिमय योग्य सोडियम क्लियर हो जाएगा। विनिमय योग्य सोडियम इसमें आपका 15 से अधिक, 15 से अधिक विनिमय योग्य सोडियम 15% से अधिक। पीएच जो होता है इसमें, पीएच जो होता है इसमें वो 8.5 से अधिक, 8.5 से अधिक। पीएच कितना होता है? 8.5 से अधिक।
इन बातों का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, इन बातों पे थोड़ा गौर फरमाएंगे। तो लौड़ी मृदा क्लियर हुई, क्षारीय मृदा कौन हुई, लौड़ी क्षारीय मृदा क्लियर हो गई। इन बातों पे भी थोड़ा आप ध्यान रखें। क्लियर हो गई बातें। तो मेरे ख्याल से हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे आते हैं क्वेश्चन, उन पे बात करेंगे। हमने बताया भी था भारत में लौड़ी मृदा मतलब ऊसर मृदा का क्षेत्रफल लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर, 12.7 या 13 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ऊसर मृदाएं पाई जाती हैं। 2 पॉइंट और नोट कर लेंगे वहीं, सबसे ज्यादा लौड़ी मृदाएं गुजरात में पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा क्षारीय मृदाएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। डिस्क्राइब कर दिया मैंने ऊसर मृदा को। सबसे ज्यादा क्षारीय मृदाएं कहां पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा लौड़ी मृदा कहां पाई जाती है, गुजरात में। हमने उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा, मैं क्षारीय मृदा नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का क्षेत्रफल है 1.25 मिलियन हेक्टेयर। इन बातों का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और मैं बताया होगा लौड़ी मृदा जहां वर्षा ड्राई और सेमी ड्राई रीजन में होता है, और इसका क्षारीय मृदा सेमी ड्राई रीजन और सब ह्यूमिड रीजन में होता है। ह्यूमिड नहीं बोल रहा हूं, सब ह्यूमिड, मतलब वर्षा इसमें 55 सेंटीमीटर से अगर कम हो रही है तो लौड़ी मृदा में है। अगर 55 सेंटीमीटर से अधिक और 90 सेंटीमीटर से कम, मतलब 55 से 90 सेंटीमीटर के बीच वर्षा हो रही है तो इसी उस जगह पे क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। और जहां लौड़ी क्षारीय मृदा की बात रहती है, यहां 55 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहां भी होती है। इन बातों पे थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बात है। और ये प्रॉपर्टी हमने लिखवा दिया, इन पे भी गौर फरमाए। अब बात आती है कि एसिडिक मृदा, अम्लीय मृदा क्या है, तो लिखेंगे एसिडिक सॉइल या अम्लीय सॉइल, अम्लीय मृदा। एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा। अब अम्ल और क्षार हम डिसाइड करते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से आपने पढ़ा भी होगा, अगर नीले लिटमस पेपर को किसी अम्ल में डाला जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। ठीक, तो अगर हम एसिडिक, तो लिटमस पेपर का भी यूज करके हम अम्लता और क्षार, मान लो कोई घोल रखा, हमने नीले लिटमस पेपर को हमने एक लिटमस पेपर उठाया नीले रंग का, हमने उसमें डाला, उसका कलर लाल आ गया, तो हम कहेंगे वो एसिडिक घोल है। अगर उसमें हमने एक लाल लिटमस पेपर को अगर एक घोल में डाला और उसमें देखा उसका नीला आ गया, तो क्या कहेंगे कि वो क्षार है। ठीक, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन पीएच स्केल पे हम चेक करते हैं, जो मैं कल बता चुका हूं, पीएच स्केल से सबसे आसानी से हम चेक कर लेते हैं अम्लता और क्षारीयता को, जिसकी खोज एसपी एल्सारेंसन ने 1909 में की थी, जिसपे 0 से 14 तक खाने बने होते हैं। अगर उसमें 7 से कम, मान लो ये पीएच स्केल है और इस पे बहुत सारे खाने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 14 तक बने हैं, 0 से 14 तक, तो अगर ये 7 है, 7 से ऊपर जाने पर ये क्षारीयता को शो करता चला जाएगा। इधर क्या है, ऊसर है, मतलब क्षारीयता को शो करता चला जाएगा। और अगर इधर आते हैं तो ये अम्लता को शो करेगा। क्लियर। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जब परिभाषा लिखना होगा तो लिखेंगे कि ऐसी मृदा जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन की अपेक्षा, हाइड्रोक्सिल मतलब OH रेड आयन की अपेक्षा H धन आयनों की अधिकता हो जाती है, वह अम्लीय मृदा होती है। ऐसी मृदा जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH रेड आयन की अपेक्षा H धन आयनों की अधिकता हो जाती है, या यू कैन से हाइड्रोक्सिल आयन की कमी और H धन आयनों की अधिकता हो जाती है, क्या कहलाएगा, ऐसी मृदा अम्लीय मृदा कहलाती है। इस प्रकार की मृदा मोस्टली आर्द्र क्षेत्रों में, ह्यूमिड रीजन में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा कहां पाई जाती है, ह्यूमिड क्षेत्रों में, ह्यूमिड रीजन मतलब आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा कहां पाई जाती है, आर्द्र क्षेत्रों में। क्लियर होगी बातें। इस प्रकार की मृदा कहां मिलती है, आर्द्र क्षेत्रों में। अब आर्द्र क्षेत्र मोस्टली, और वहीं लिखते चलेंगे, भारत में सबसे ज्यादा अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में। क्लियर। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें, तो सबसे अधिक अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल कहां है, प्रतिशत के अनुसार तो असम में है। लेकिन अगर हम सिर्फ एरिया की बात करें
तो एरिया में सबसे ज्यादा कहां है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, इन पॉइंट्स को मैं लिख नहीं रहे हैं, आप नोट करते रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक, बाकी तो है ही है कि जाने कहां गए वो दिन जो कहते थे तेरी राह में नजरों को हम झुकाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। तो ये एसिडिक सॉइल है, क्लियर। यहां अब बात होती है कि ये दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एसिडिक सॉइल दो प्रकार की होती है। एक है एक्टिव एसिडिटी, मतलब सक्रिय एक्टिव एसिडिटी, सक्रिय अम्लता, अम्लीयता, सक्रिय अम्लीयता। दूसरा है पैसिव एसिडिटी, निष्क्रिय जिसे कह सकते हैं हम, निष्क्रिय अम्लीयता। और भी हिंदी बहुत सारी होंगी इसकी। क्लियर हो गई बातें? यह है एक्टिव एसिडिटी और यह है पैसिव एसिडिटी, इनकी हम बात कर ले रहे हैं। अब मृदा घोल में, इसमें इसका क्या है? मृदा घोल में उपस्थित, इसमें हम क्या बात करेंगे? मृदा घोल में उपस्थित, मृदा घोल में उपस्थित हाइड्रोजन, मृदा घोल में उपस्थित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम, ऐसे लिख लें सीधे, एल्यूमिनियम, मृदा घोल में उपस्थित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयनों के कारण, एल्यूमिनियम आयनों के कारण उत्पन्न अम्लता। क्लियर हो गई बातें? जब मृदा के घोल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो और एल्यूमिनियम के आयन उपस्थित हो गए तो उसके कारण जो अम्लता उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? एक्टिव एसिडिटी कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? एक्टिव एसिडिटी कहलाएगी। अब बात आती है पैसिव एसिडिटी, इसे नोट कर लें, फिर हम लिखते हैं पैसिव एसिडिटी के बारे में। फिर हम पैसिव एसिडिटी या निष्क्रिय अम्लता के बारे में देखते हैं। निष्क्रिय अम्लता, इसको नोट कर लें, फिर हम इसके ऊपर इसको साफ करके फिर लिखते हैं। क्लियर हो गई बातें? इसकी लिखेंगे मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन, मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों के कारण, वहां में मृदा के घोल में उपस्थित, यहां मृदा के कणों पर अवशोषित, शब्दों का ध्यान रखेंगे, उसमें मृदा घोल में उपस्थित की बात करते हैं, इसमें मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों के कारण उत्पन्न अम्लता। क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं बताता हूं। उसमें पूछेगा कि निम्न में से एक्टिव एसिडिटी है, या परिभाषा दे देगा मृदा घोल में
उपस्थित हाइड्रोजन और एल्युमिनियम आयन का उत्पन्न अम्लता क्या कहलाती है? उसमें साफ दिया गया एक्टिव एसिडिटी, पैसिव एसिडिटी। और वही लिखेगा मृदा कणों पर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्ब हुए मतलब एब्जॉर्ब नहीं कहेंगे, यहां कणों की बात है तो एडजॉर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन, ना कि एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्ब जो सॉइल, ये मृदा कणों को अवशोषित है, हिंदी में अगर लिखेगा मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन आयन, अवशोषित की बात करेगा, अब वहां घोल में उपस्थित आयनों की बात करेगा। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो एक्टिव एसिडिटी और पैसिव एसिडिटी की ये परिभाषा, इसको नोट कर लें। फिर हम एक टेबल लिखवा रहे हैं कि कौन कौन सी, अब ध्यान रखेंगे जब भी अम्लता की बात है तो 7 के नीचे पीएच ही रहेगा। पीएच कितना रहेगा? 7 से नीचे वो कैसा शो करेगा? अम्लता को शो करेगा। और 7 अगर पीएच है तो उदासीनता को शो करेगा। 7 से अधिक है तो धीरे धीरे वो क्षारीयता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? अब हम लिखते हैं, इसमें देखते हैं और ध्यान रखेंगे ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा ये किन क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है? तो ह्यूमिड आर्द्र क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है अम्लीय मृदा का। अब अगर पीएच लेस देन 4.5 है, एक तरफ लिखेंगे पीएच और एक तरफ लिखेंगे एसिडिटी। चाहे इसको बदल लें, एसिडिटी इधर कर लें, ACID माने अम्लता, और इधर पीएच कर लेते हैं। अगर पीएच 4.5 से कम है तो इसको क्या कहेंगे? हाईली, अंग्रेजी में भी लिखते चलेंगे, हिंदी में भी लिखते चलेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। हाईली स्ट्रांग एसिडिटी, अत्यधिक मजबूत अम्लता। स्ट्रांग को हम यहां अत्यधिक स्ट्रांग में मजबूत होते हैं, लेकिन खैर सेंटेंस बढ़िया बैठ नहीं रहा, आप इसे नोट कर लेंगे। फिर भी अत्यधिक मजबूत अम्लता हिंदी में अगर बात करें तो, लेकिन आप इंग्लिश जरूर याद रखेंगे। लेस देन 4.5, वेरी स्ट्रांग, पहला पॉइंट हमने हाईली लिखा, दूसरा पॉइंट में वेरी स्ट्रांग एसिडिटी, बहुत अधिक अम्लता, बहुत अधिक मजबूत अम्लता। इस तरीके से यहां अत्यधिक की बात है, यहां बहुत अधिक की बात करें, अधिक अम्लता की बात कर लें, अधिक अम्लता तो यह है आपका 4.5 से 5। कितनी है? 4.5 से 5। तीसरा है स्ट्रांग एसिडिटी, अंग्रेजी में ही याद कर लें तो ज्यादा सही, क्योंकि हिंदी मुझे भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रही है तो मैं इसका नहीं बोल रहा हूं। तो स्ट्रांग एसिडिटी में लिख लेंगे 5.1 से 5.5। ठीक, याद बहुत आसानी से हो जाएगा, सिर्फ इन शब्दों को याद करें। हाईली स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग, फोर्थ क्या है? मीडियम एसिडिटी। मीडियम एसिडिटी में 5.6 से 6 पीएच ध्यान रखेंगे। 5वां नंबर पे लो एसिडिटी, मतलब मृदु अम्लता, जिसे कहेंगे मृदु अम्लता या कम अम्लता भी कहते हैं, लो एसिडिटी। तो ये है आपका 6.1 से 6.6। ये पीएच है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है लो और मीडियम का, और अगर हाईली पूछे तो एकदम लेस देन 4.5 आप ध्यान रख लेंगे। तो इनको इस वे में अगर याद करना चाहें तो याद कर लें, लेकिन ये चीज जरूर याद रखेंगे 7 से कम पीएच क्या बताता है? अम्लता को शो करता है। क्लियर होगी बातें? अब इसको याद करेंगे, देखो इनको सिर्फ याद कर लो, इसमें पहले वाले का लेस देन 4.5 कर देना,
उसके बाद से 4.5 में 0.5 जोड़ते चले जाना, फिर 0.5 जोड़ते चलना, फिर 0.5 जोड़ते जाना, फिर 0.5 जोड़ते चले जाना। ये सब एकदम सीक्वेंस से आपको याद हो जाएंगे। इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और ये क्लियर हो जाए, ये क्लियर हो जाए तो ज्यादा सही है। तो इन सारी बातों का, और आज हमने पढ़ लिया, मतलब प्रॉब्लमेटिक सॉइल में हमने अम्लीय मृदा और ऊसर मृदा पढ़ लिया। और हम अगली बार अगर हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन जहां से उठते हैं, सबसे ज्यादा उठते हैं कहां से, मिनरल और फर्टिलाइजर से, उनसे उठा लेंगे क्वेश्चन। उसके बाद से हम लोग धीरे से क्रॉप में एंट्री करेंगे, और जो सॉइल साइंस में फिर जो इंपॉर्टेंट होगा हम देखेंगे, उनको भी हम पुटअप करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा मुस्कुराओ, पढ़ते रहो, और जहां भी रहो मरते रहो, जीते रहो, बस कोरोना का मजा लो, लॉकडाउन का नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।